दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल अंकित IAS क्लासेस में। और आज हम आपकी सबसे महत्वपूर्ण क्लास कराने जा रहे हैं। आज केमिस्ट्री का प्रारंभ होगा और केमिस्ट्री का आरंभ आपका बहुत महत्वपूर्ण है और इतनी अच्छी क्लासेज आपको दी जाएंगी कि आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। जितने भी प्रश्न आपके केमिस्ट्री से आते हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम्स हो, हर एग्जाम्स में आपको इससे प्रश्न मिलते हैं, लेकिन अच्छे से अच्छे प्रश्न मिलते हैं। अब उनको आप कैसे करोगे उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये सारी की सारी जो क्लासेस होगी केमिस्ट्री की, वो आपको कम्प्लीटली स्टार्टिंग से लेकर के चैप्टर वाइज आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। जितने भी टॉपिक्स हैं आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी, वो सारे के सारे टॉपिक्स आपको करा दिए जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा समझना है, उसको समझ करके चलना है, क्योंकि बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक आपको कराया जाएगा। जितना भी आपका पूरा का पूरा सिलेबस होगा वो हम सारा कंप्लीट कराएंगे। बस आपको ध्यान से समझना है, इसको पूरी तरीके से मेहनत करके इसको पूरे नोट्स इसके बनाने हैं। आपको जितना भी आपको बताया जाए उतना आपको करना है और इसी के साथ आपको इसे कंप्लीट करना है। तो आपकी क्लास आज हम स्टार्ट करते हैं, केमिस्ट्री की है। केमिस्ट्री का ये आपका पहला लेक्चर होगा, पहली क्लास होगी और पहली क्लास में आपको केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन के बारे में बताया जाएगा कि इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या आपको पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो ये देखते हैं। चलिए अब आप देखते हैं कि केमिस्ट्री आपका रसायन विज्ञान है। अब रसायन विज्ञान के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो रसायन विज्ञान होता है, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के कंपोजिशन, उनके गुणों और उनकी संरचनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। किस किस के बारे में है? तो सबसे पहली बात होती है इसमें किसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है कि पदार्थों के जो गुण होते हैं, पदार्थों के गुणों, दूसरा यानी कि प्रॉपर्टीज होती है, दूसरा होता है आपका संरचना कह सकते हो, स्ट्रक्चर, और तीसरा हम करते हैं संगठन। तीसरा संगठन, कंपोजिशन कहा जाता है। तो कौन कौन सी कंपोजिशन होते हैं, कौन कौन से पदार्थ में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, तो उसके बारे में आप पढ़ेंगे पूरी तरीके से। यानी कि जो रसायन विज्ञान है, विज्ञान की वह शाखा कहलाती है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के गुणों, संरचना और संगठन, इन तीनों का अध्ययन पूरी तरीके से करते हैं। तो ये कहलाता है आपका रसायन विज्ञान। तो विज्ञान की ही शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम इन चीजों का अध्ययन करते हैं, किसी भी पदार्थ के, कि कोई पदार्थ है कि उस पदार्थ में क्या क्या चीजें मिली हुई होती है, क्या क्या उसके गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, और उसकी जो संरचनाएं हैं वो क्या होती है। तो ये तीन चीजों के बारे में हम इसके इस तरह से बताते हैं कि इस प्रकार के अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। और इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अंतर्गत हम और क्या करते हैं, जितने भी जो पदार्थ होते हैं, पदार्थों के जितने भी उसमें होने वाले परिवर्तन होते हैं और होने वाले जो परिवर्तन है, उन परिवर्तनों से संबंधित जो सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों को निर्धारित करने वाले जो नियम होते हैं, उनका भी अध्ययन किया जाता है। सीधी सी बात है कि जितने भी आपके पदार्थ होते हैं, सभी पदार्थों में कुछ परिवर्तन होते हैं और उन परिवर्तनों से संबंधित कुछ सिद्धांत दिए जाते हैं और इन सिद्धांतों को निर्धारित करने वाले कुछ नियम होते हैं, उन नियम के बारे में भी इसके अंतर्गत बताया गया है। तो इसका अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, एक एक पॉइंट करके जो मैं बोलूंगा उसको नोट्स के रूप में आपको लिखना है। पॉज करके जो भी मैं बोलता हूं उसको सुन करके पॉज करके उसके नोट्स बनाएं, एक एक नोट्स करके आपको लिखना है। तो ये पॉइंट्स आपको समझने हैं, सीधी सी बात है। पहला पॉइंट्स आपका क्या लिखना है? पहला पॉइंट्स आपको ये लिखना है कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम किसी भी पदार्थ के गुणों, उसकी संरचना और उसके संगठन के बारे में उसका अध्ययन करते हैं। तो ये होता है आपका रसायन विज्ञान। दूसरा पॉइंट आपको बताया कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम पदार्थों के यानी कि पदार्थों में होने वाले परिवर्तन और उनसे संबंधित सिद्धांतों को निर्धारित करने वाले नियमों का भी अध्ययन किया जाता है। सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट आपको समझना है कि थर्ड पॉइंट क्या बताया जाता है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट आपका ये बताया जाता है कि इसके अंतर्गत कि जो रसायन विज्ञान होता है, रसायन विज्ञान आपका जब आपसे ये पूछ ले कि केमिस्ट्री के बारे में, कि जो केमिस्ट्री है आपका, रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री, तो रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री जो आया है आपका शब्द, ये कहां से लिया गया है? केमिस्ट्री जो शब्द बना है वो किस शब्द से बना है, कैसे लिया गया है? तो जो ये शब्द माना जाता है, ये एक लैटिन शब्द होता है आपका, एक लैटिन शब्द
तो लैटिन भाषा होती है आपकी, लैटिन भाषा का एक शब्द होता है, कीमिया। तो कीमिया से क्या लिया गया है, ये शब्द केमिस्ट्री लिया गया है। तो ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि आपका किस शब्द से या किस भाषा से आपका केमिस्ट्री शब्द लिया गया है। तो जो केमिस्ट्री शब्द है आपका लैटिन भाषा का एक शब्द माना जाता है कीमिया, उससे इसको लिया गया है। तो ये बात आपको समझनी है पूरे तरीके से। और इसके बाद एक पॉइंट आता है कि इसकी जो केमिस्ट्री है, तो रसायन विज्ञान के, यानी आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता भी किसे कहा जाता है। तो इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आधुनिक रसायन विज्ञान होता है आपका, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक या जन्मदाता, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, इसके बारे में आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक आपसे पूछता है कि जन्मदाता भी कह सकते हैं, किसने इसको जन्म दिया। ठीक है, यानी कि इसके बारे में पूरी तरीके से जो व्याख्या करी है, पूरे तरीके से बताया है, वो किसने बताया है। तो इसमें जो बताया गया है आपका, ये लेवोजियर के द्वारा बताया गया। तो लेवोजियर को ही क्या माना जाता है, लेवोजियर को ही केमिस्ट्री का, आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। तो ये पॉइंट्स आपसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बातें आपको समझनी है और ध्यान से इसको समझते चलना है। ठीक है, जिसको ये नोट्स करना है नोट करते चले, अपने नोट्स में बनाते चले, एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाने हैं और कंप्लीट करना है इसको। ठीक है, चलिए देखिए, अब समझते हैं हम आगे। अब जो यहाँ पर आपसे पूछता है कि जैसे आपका जो पूरा ब्रह्मांड है, अब ब्रह्मांड के बारे में जब आप जानते हैं इसमें ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड आपका होता है ब्रह्मांड या यूनिवर्स। तो ब्रह्मांड यूनिवर्स के बारे में तो आप जानते हो क्या होता है ब्रह्मांड यूनिवर्स। अब ये माना जाता है कि जो पूरा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, इसमें जो पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है वो केवल दो ही चीजों से बना हुआ है, दो ही पदार्थों से बना हुआ है। दो ही इसमें क्या होती है, मात्राएं होती हैं, दो ही मात्रा है। जैसे सबसे पहला होता है कि पदार्थ, एक तो पदार्थ होता है, इसे द्रव्य भी कहते हैं और इसे ही आपका मैटर कहा जाता है। मैटर, पदार्थ, द्रव्य या मैटर। तो पहला तो एक भाग ये होता है और दूसरा भाग इसका माना जाता है ऊर्जा, और दूसरी क्या होती है इसमें, एनर्जी होती है, दूसरी एनर्जी। तो पूरा ब्रह्मांड दो ही सब्सटेंसेस से मिलकर के बना होता है, दो ही भागों से मिलकर के बना होता है, एक पदार्थ, द्रव्य या मैटर और दूसरा ऊर्जा। तो दो ही पदार्थ से मिलकर के बना होता है। अब इसमें से भी क्या होता है, आपका जो पदार्थ होते हैं इनको भी आपका दो इसके, यानी कि इसको भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, इनको दो भागों में, एक तो भौतिक आधार पर इनका वर्गीकरण कर दिया जाता है। एक किस आधार पर, तो भौतिक आधार पर वर्गीकरण करा जाएगा इसका। आपसे पूछता है किस किस आधार पर होगा, तो भौतिक आधार पर वर्गीकरण करते हैं पदार्थ का। और दूसरा आपसे पूछेगा किस आधार पर, एक रासायनिक आधार पर, रासायनिक आधार पर वर्गीकरण करते हैं, रासायनिक आधार पर वर्गीकरण। तो पूरा इसी तरीके से आपको नोट्स भी बनाते चलना है, पूरे तरीके से एक एक पॉइंट समझते चलना है, ध्यान से बस फोकस से। जब तक आपका पूरा कंप्लीट नहीं होता है, एक एक वर्ड को समझना है, जब तक आपका पूरा एक एक वर्ड याद नहीं हो जाता आगे तब तक नहीं चलेंगे हम, तब तक वहीं तक ही पूरा करेंगे उसको, जब तक आपके दिमाग में पूरा सेट नहीं हो जाता है। तो ध्यान से समझते चलना है। अगर भौतिक आधार पर इनका वर्गीकरण आपका माना जाए तो किस तरीके से आपका भौतिक आधार पे आएगा, तो भौतिक आधार पर इसका वर्गीकरण हम कितने भागों में कर देते हैं। ठीक है, देखो भौतिक आधार पर इसका जो वर्गीकरण होगा इस आधार पर करते हैं। एक तो ठोस, जो आपको पदार्थ होता है ठोस होता है, सॉलिड, और दूसरा होता है आपका द्रव, लिक्विड, और तीसरा आपका माना जाता है यानी कि गैस। तो तीसरा गैस के रूप में माना जाएगा, गैस। ठीक है भाई, तो गैस होती है तीसरा। तो तीन भागों में इसको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे भौतिक आधार पर। तो भौतिक आधार पर बांट देंगे ठोस में, द्रव में और गैस में। ठीक है, अब रासायनिक आधार पर कितने भागों में इसको बांट दिया जाता है, रासायनिक आधार पर इसको भी कुछ भागों में हम बांट देंगे। अब देखेंगे कि रासायनिक आधार पर कितने भागों में बांटेंगे। तो रासायनिक आधार पर इसको एक तो शुद्ध पदार्थ, ठीक है, इसे प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं, प्योर सब्सटेंसेस।
और दूसरा हम करते हैं इसको मिश्रण, ठीक है, मिक्सचर कहा जाता है। ठीक है, तो दो भाग होके इस तरह से बांट दिए गए। अब इसमें से भी आपके जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, तो शुद्ध पदार्थ को भी हम कितने भागों में बांट देते हैं। तो शुद्ध पदार्थ के भी आपके कुछ भाग होते हैं, वो कैसे कैसे आपको यहाँ पे समझना है पूरे तरीके से। तो जो शुद्ध पदार्थ होते हैं इसमें एक तो होता है तत्व के रूप में, तत्व हो गया, और दूसरा यानी कि तत्व हो गया, तत्व को एलिमेंट आप कहते हो, तो एलिमेंट हो गया। और दूसरा होता है आपका यौगिक। जैसे यौगिक है आपका, तो यौगिक कंपाउंड कहते हैं इनको, तो कंपाउंड के रूप में बनता है आपका रासायनिक आधार पर, ठीक है, कंपाउंड। ठीक है, इस तरीके से दो भागों में इसको बांट दिया जाता है। लेकिन अब इसमें भी क्या होता है, जो तत्व होते हैं आपके, तत्वों को भी हम अलग अलग भागों में, ऐसे तत्वों को कितने भाग बना दिए गए तत्व के भी। तो इस तरह से क्या होते हैं, तत्वों में भी आपके कुछ तो धातुएं होती हैं, कुछ अधातु होती है, कुछ अर्धधातु होती है या उपधातु होती है। देखो समझना है, जैसे आपका एक तो हो गया धातु, जिसे मेटल कहते हैं, धातु मेटल। अधातु होता है, अधातु का मतलब नॉन मेटल, नॉन मेटल के रूप में। और तीसरा होता है आपका अर्धधातु भी कहते हैं इसको, अर्ध धातु या उपधातु भी कह देते हैं इसको मेटलॉइड के रूप में, मेटालॉइड। तो मेटलॉइड भी कहते हैं, यानी कि तीन भागों में इसको बांट दिया जाएगा। तो इन सभी को हम क्या करेंगे, एक एक करके अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे, अलग अलग इनकी डेफिनेशन होगी, अलग अलग इनकी डिटेल पढ़ेंगे, हम पूरी तरीके से पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, अब इसमें से आपका बनता है जो मिश्रण है, तो मिक्सचर होता है। जैसे अभी तो यौगिक आ गया, तो यौगिक को भी क्या होता है आपका दो भागों में इसको बांट दिया जाता है। तो आपका जो यौगिक है इसको भी हम कितने भागों में बांटेंगे, दो भागों में। एक तो कहते हैं हम कार्बनिक यौगिक, एक बनता है इसमें से कार्बनिक यौगिक, एक कार्बनिक यौगिक बनेगा, और दूसरा बनता है अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, अकार्बनिक यौगिक होते हैं, यानी कि इसका मतलब होता है कि इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसको पढ़ा जाएगा। और दूसरा होता है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस तरीके से हम इनको क्या करते हैं, पूरी तरीके से डिवाइड कर देते हैं, इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, इनको अलग अलग सभी का डिवाइडेशन कर देंगे। अब इसके बाद जैसे यौगिकों को भी हम ऐसे बनेंगे, तो इस प्रकार से जो मिश्रण होता है ये भी आपका दो प्रकार से बन जाता है यहाँ पे। तो दो प्रकार का मिश्रण होता है आपका, एक समांगी मिश्रण माना जाता है इसको, समांगी मिश्रण। ठीक है बेटा, समांगी मिश्रण होगा जिसे कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर। और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। ठीक है, इसे कहते हैं हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो ये आपका पूरा डिवाइडेशन बन जाता है पूरी तरह से। इसको हम क्या करते हैं, पूरे ब्रह्मांड में इस तरीके से आपके जो पूरे रासायनिक पदार्थ है इस तरीके से हमारे ये बने होते हैं। तो इस तरीके से हमने सबको डिवाइड कर दिया है, पूरे तरीके से कर दिया है। और इसका जो है आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पूरी तरीके से ऐसे ही नोट्स में बनाएंगे। तो नोट्स पूरी तरीके से ऐसे ही आपको बनाना है, तो इसका आप करेंगे, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, अब आगे चलते हैं। इनको पूरे तरीके से हम अलग अलग करके पढ़ेंगे, पूरा अलग अलग इनके बारे में बताया जाएगा कि आपका क्या होता है। ठीक है, देखते हैं बस क्या देखिए आपका ये हो गया, आपका पूरा हमने क्या कर दिया, इसमें पूरी तरीके से इसको हमने पूरा ओवरव्यू बना दिया, आपका एक मैपिंग बना दी इसकी कि आपको कैसे 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 डिवाइड करना है, किस तरीके से पढ़ना है, कौन कौन से भाग को किस भाग में हमने डिवाइड किया है। तो इसके साथ अब आप देखते हैं इसको कि यहाँ पर सबसे पहली बात ये बताई जाती है कि हमें इस जो रसायन विज्ञान है इसे बहुत आसान बनाना है। केमिस्ट्री को आसान बनाने के लिए हम इसे क्या करते हैं, इसको और ज्यादा सरल बनाने के लिए इसको हम तीन भागों में डिवाइड कर देंगे। तो जो हमारा रसायन विज्ञान होता है इसे भी
अधिक आसान या सरल बनाने के लिए इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। तो वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं? पहला भाग होता है आपका जिसे कहते हैं भौतिक रसायन। पहला भौतिक रसायन होता है फिजिकल केमिस्ट्री कहा जाता है इसको, फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये पहला भाग हो गया। अब दूसरा भाग इसका कौन सा बनता है हमारा, जिसे कहते हैं कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन होता है, इसे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना दिया, ठीक है। और तीसरे भाग में इसको जो डिवाइड किया है, तीसरा भाग कहा जाता है आपका कि इसके आधार पर अकार्बनिक रसायन के रूप में इसे डिवाइड कर दिया जाता है। तो अकार्बनिक रसायन जिसे कहते हैं आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इन 3 भागों में हमने इसको रसायन विज्ञान को पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया है। इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो केमिस्ट्री पढ़ना है बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। एक एक भाग में इसको डिवाइड कर लेते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में इतनी बातों को पढ़ेंगे, इसका कार्बनिक रसायन में इतनी बातों को पढ़ेंगे और अकार्बनिक रसायन में इतनी बातों को पढ़ेंगे। अलग अलग डिवाइड कर देते हैं जिससे कि ये पूरी तरीके से बहुत सरल हो जाता है। तो ऐसे कर दिया। तो सबसे पहला भाग हमें क्या पढ़ना है, इसमें क्या बताया जाता है? सबसे पहला है आपका जैसे भौतिक रसायन। तो भौतिक रसायन जो होता है, भौतिक रसायन के अंतर्गत हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं? सीधी की बात है, भौतिक अवस्थाओं का इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। जैसे आपका भौतिक रसायन है, तो भौतिक रसायन के अंतर्गत हम पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं और उनके यानी कि भौतिक अवस्थाएं, तत्व और उनके बनने वाले यौगिक और उनकी संरचनाएं और उनके गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है। तो भौतिक पदार्थों का अध्ययन किया जाएगा, बस मुख्य बात ये होती है भौतिक में, ठीक है। तो भौतिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, क्लियर है। तो इसी वजह से आप अगर इसमें लिखेंगे तो बस ये लिखना है कि भौतिक रसायन के अंतर्गत पदार्थों की भौतिक अवस्थाओं, उनके यौगिकों और उनकी संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। और सेकंड आपका आता है अकार्बनिक रसायन। जो कार्बनिक रसायन है, तो कार्बनिक रसायन में हम क्या करते हैं? कार्बनिक रसायन में हम किसी पदार्थ के तत्वों और उनसे बनने वाले यौगिकों और उनकी संरचनाओं और यानी कि और उनके गुणधर्मों का भी अध्ययन किया जाता है। यानी कि कार्बनिक जो रसायन होता है उसमें होता है कि जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो यानी कि कार्बनिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है इसमें पूरी तरीके से। तो यानी कि कार्बनिक रसायन में कार्बनिक तत्वों का और उनके बनने वाले यौगिकों का, उनकी संरचनाओं का और उनके गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है, जिनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। बस याद रखना है, ठीक है। जिनमें कार्बन पाए जाते हैं कार्बनिक रसायन, और जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है, कार्बन के यानी कि कार्बन रहित जो तत्व होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज, उनके गुण धर्म और उनकी जो भी उनसे बनने वाले यौगिक हैं, उनकी संरचनाएं हैं, उन सब का अध्ययन किया जाता है। सीधी सी बात है कि आपका कार्बनिक रसायन में उनका करेंगे जिन तत्वों में यानी कि जो कार्बनिक तत्व होते हैं उनके यौगिकों का, और अकार्बनिक रसायन में उनका करेंगे जिनमें कार्बन की मात्रा या कार्बन नहीं पाया जाता है, जो कार्बन रहित तत्व होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है अकार्बनिक रसायन में। तो ये बातें आपको पूरी तरीके से समझनी है, ध्यान से समझना है और सारी बातों को ऐसे ही आपके करके लिख लेना है पूरे तरीके से, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं आपका, जब भौतिक रसायन हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। अब इसमें पढ़ेंगे आपका हम कैसे कैसे इसको करते हैं, चलेंगे। जो भी आपको नोट करना है वो नोट करते चले, अपना स्क्रीनशॉट ले लिया करें और उसी के आधार पर इसे नोट करते चलेंगे, ठीक है। तो अब आपको देखना है जो आपका द्रव्य होता है वो होता क्या है? पदार्थ। जैसे आपका पदार्थ है, सबसे पहले पदार्थ, द्रव्य कहते हैं मैटर। तो इसके बारे में आप जानते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि भाई हमने ये सबसे पहले लिखा कि जो द्रव्यमान से और ऊर्जा से मिलकर के बना हुआ होता है। तो इस पूरे ब्रह्मांड में द्रव्यमान है और ऊर्जा है, इनसे मिलकर के बना होता है। और इसके बाद एक बात आपकी और पूछ लेता है कि जो आपका यहाँ पर पूरा जो ये ब्रह्मांड है, इसमें द्रव्यमान है और आपका ऊर्जा है, और इसमें भी क्या आता है कि जो आपका द्रव्य होता है उसे माना जाता है कि कोई भी ऐसी वस्तु या कुछ भी ऐसा जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है
जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो कुछ भी ऐसा हो पूरे ब्रह्मांड में जो द्रव्यमान रखता हो, जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरता हो, तो उसे ही हम द्रव्य या मैटर कहते हैं। तो द्रव्य या मैटर के बारे में आपको क्या बताया जाए कि ऐसा पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी जो द्रव्यमान रखता हो और स्थान को घेरता हो, तो वो द्रव्य ही कहलाता है। सीधी सी बात, वो द्रव्य की परिभाषा आपकी मानी जाएगी। ठीक है, ओके। एनी विच हैव द मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस, दैट इज कॉल्ड मैटर। क्लियर? तो ये मैटर आपका इस तरह से माना जाता है। क्लियर है? तो यानी कि और इसके बाद कुछ आप एक पॉइंट लिख सकते हैं, ऐसा पदार्थ को पूरा इसका सबसे पहला हम भौतिक आधार पर वर्गीकरण कर देंगे। अब भौतिक आधार पर जो इसका वर्गीकरण हमने किया एक एक करके वो पढ़ेंगे। भौतिक आधार पर वर्गीकरण, तो हेडिंग के रूप में आप सबसे पहले लिखेंगे कि भौतिक आधार पर वर्गीकरण पदार्थ का। तो भौतिक आधार पर वर्गीकरण, तो ऐसे लिखते चलेंगे, पूरे तरीके से अपना करेंगे, हेडिंग बनाएंगे। ठीक है, और इसके अंतर्गत सबसे पहला हम क्या करेंगे, आपका ठोस। ठोस को लिखेंगे। तो ठोस होता है वह सॉलिड होता है, सबसे पहला सॉलिड। तो अब सॉलिड के बारे में, सॉलिड क्या होता है? सीधी सी बात है, सॉलिड भी एक प्रकार का वही पदार्थ होता है जिसका आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है, और जिसका आकार भी निश्चित होता है, और जिसका द्रव्यमान, जिसका आयतन निश्चित होता है, जिसका आकार निश्चित होता है, उसे हम ठोस सॉलिड कहते हैं। और सीधी सी बात बस ये लिख लेना है कि वह पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं वह सॉलिड पदार्थ कहलाता है। सीधी सी बात लिख लोगे आप, यानी कि आयतन भी क्या होता है, इसका आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं, ये निश्चित होते हैं, ये बदलते नहीं है। तो जब निश्चित होंगे तो उसे ही आपका क्या कह देते हैं, हम ठोस कह देते हैं। क्लियर है? चलिए, और इसके बाद यानी कि अब इनमें क्या होता है, आपको एक परिभाषा लिखनी है, यहीं पर ही लिखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। तो जैसे आप करते हैं अंतरा आणविक बल, अंतराण्विक बल के रूप में, तो अंतराण्विक बल क्या होता है आपसे ये पूछ लेता है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स। इंट्रामोलिकुलर फोर्स के रूप में ये बहुत बार पूछा जाता है कि क्या होता है, क्योंकि ये सारों में काम करता है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में इसका उपयोग होता है। तो इसके बारे में आपको जानना है। तो ये होता क्या है, अंतरा आणविक बल। तो अंतरा आणविक बल आपका होता है, यानी कि कोई भी पदार्थ वो किसी ना किसी पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, किसी ना किसी कणों से मिलकर के बना होता है। तो उन कणों के बीच में जो लगने वाला बल होता है उसे ही अंतराण्विक बल कहते हैं। मान लिया कि यही आपका क्या है, एक सॉलिड पदार्थ है। अब सॉलिड पदार्थ किससे मिलकर के, छोटे छोटे कणों से तो मिलकर के बना होगा। अब इस तरीके से क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। जब ये छोटे छोटे ऐसे कणों से मिलकर के बना होगा तो इन कणों के बीच में भी क्या लगता है, एक बल लगता है इनके बीच में। ठीक है, इनके बीच में क्या लगता है, एक बल कार्य करता है इस तरीके से, जो इनको बांध करके रखता है। तो इन कणों के बीच में लगने वाला जो बल है वही अंतरा आणविक बल कहलाता है। तो ये अंतरा आणविक बल क्या होता है कि ये इनको कणों को हटने से रोकता है, एक दूसरे से अलग होने से रोकता है। तो जब इनको एक दूसरे से अलग होने से रोकेगा तो सॉलिड में यही तो होता है कि सॉलिड के जो कण है वो जल्दी से अलग नहीं होते हैं, एकदम से फिक्स रहते हैं। वो इसीलिए रहते हैं क्योंकि जो ठोस होता है, ठोस में अंतरा आणविक बल अत्यधिक होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो ठोस के अंतर्गत अंतरा आणविक बल अत्यधिक होता है या सबसे ज्यादा होता है, सर्वाधिक भी कह सकते हैं। किसकी तुलना में, द्रव की और गैस की तुलना में, तो सर्वाधिक होता है। तो अंतराण्विक बल का मान, तो सीधी सी बात है, अंतराण्विक बल की अगर परिभाषा आप लिखोगे तो सीधी सी लिखनी है, किसी भी पदार्थ या ठोस हो या द्रव हो, गैस हो, किसी भी पदार्थ के कणों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो अंतराण्विक बल कहलाता है, जो उस पदार्थ के कणों को आपस में बांध करके रखता है, आपस में बांध करके रखता है और एक दूसरे से अलग होने से रोकता है। तो वही अंतराण्विक बल कहलाता है। तो अंतरा आणविक बल के बारे में आपको बता दिया, इसकी हेडिंग डाल करके इसकी भी पूरी परिभाषा लिख लेंगे। ठीक है, और ऐसे ही आपको बता दिया कि ठोस में सबसे ज्यादा होता है अंतराण्विक बल, द्रव में उससे कम होता है और गैस में उससे भी कम।
क्योंकि देखो ठोस में क्या करा इसने, एक दूसरे से अलग नहीं होने दे रहा, उसका जो आकार है उसको क्या कर रहा है, उसको बना करके रखा हुआ, उसको जो आकार है उसका चेंज नहीं होने दिया। जब इसने उसके आकार को चेंज नहीं होने दिया तो इसका मतलब है कि अंतराण्विक बल क्या है, बहुत ज्यादा लगा हुआ है, उसने पूरे तरीके से जकड़ करके रखा है। तो इसी कारण से क्या है, अंतराण्विक बल ठोस में ज्यादा होते हैं। और द्रव में पूछा जाए आपसे कि जो द्रव होता है, अब द्रव में क्या होता है, अंतराण्विक बल थोड़ा कम होता है, क्योंकि आपके जो कण होते हैं, द्रव के कण ऊपर नीचे चलते रहते हैं, आकार बदलता रहता है द्रव का। तो जब द्रव का आकार बदलता रहता है तो इसका मतलब यह है कि उसके जो कणों के भी कण है, कणों के बीच में लगने वाला जो बल है, अंतराण्विक बल बहुत कम होता है, वो कमजोर होता है। तो जब कम होगा तो उसके कण एक दूसरे से अलग होते रहते हैं। ठीक है, तो द्रव में क्या होगा, अंतराण्विक बल कम होता है और ठोस में सबसे ज्यादा होता है, और गैस में उससे भी कम होता है, क्योंकि गैस में जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। द्रव में तो कम दूर जाते हैं, लेकिन जो गैस होती है, तो गैस में क्या होता है, गैस में जो कण होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर चले जाते हैं, एक कण यहाँ एक यहाँ पर, ऐसे ऐसे जो है, जैसे जैसे हम गर्म करते चले जाते हैं तो ऐसे ऐसे क्या उसके कण दूर दूर होते चले जाते हैं। तो इनके बीच में अंतराण्विक बल कम हो जाता है। अंतराण्विक बल क्या होगा, पूरी तरीके से अंतराण्विक बल कम होता है गैस के अंतर्गत। तो गैस में पता चल गया, द्रव में पता चल गया, और ठोस में अंतराण्विक बल किस किस में सबसे ज्यादा होता है। ठोस में सबसे ज्यादा, द्रव में उससे कम होता है, और गैस में उससे भी कम। क्योंकि जो कण होते हैं, कणों को जो बांध करके रखेगा वो अंतराण्विक बल होगा, और जब कणों को बांधने पर असमर्थ होगा या कम बांध करके रखेगा तो उसके कण जो है थोड़ा अलग अलग हो जाएंगे, दूर होते चले जाएंगे, तो अंतराण्विक बल का मान कम होता चला जाता है। तो द्रव में क्या होता है कि द्रव में यही होता है कि जो अंतराण्विक बल होता है वो कम होता है, और इसी कारण द्रव के कण थोड़े अलग अलग होते चले जाते हैं। ठीक है, और गैस में क्या होते हैं, अंतराण्विक बल बहुत ज्यादा कम होने के कारण उसके गैस के जो कण होते हैं बहुत दूर दूर चले जाते हैं, यानी कि अंतराण्विक बल उनको बांध नहीं पाता, तो इसलिए अंतराण्विक बल बहुत कम होता है गैस के अंतर्गत। सीधी सी बात, बस इनकी जो परिभाषाएं ये लिख लेंगे आप, ठोस की लिख लिया आपने, ऐसे द्रव की परिभाषा लिख लेंगे। द्रव जो होता है आपका लिक्विड, तो इसमें द्रव और लिक्विड में भी यही बातें आपको जाननी है कि द्रव का जो है आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। अब द्रव का है पूरी की तरह से भाई द्रव भरा हुआ है इसमें, ठीक है, अब हमने क्या किया कि द्रव को इसमें भर रखा भाई किसी उसमें, तो आयतन तो सेम रहेगा, लेकिन अब हमने किस में भर दिया इसको, इस फ्लक्स में भर दिया। तो जब इसमें भर देंगे हम तो इसका आकार क्या हो जाएगा, आकार तो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आकार कुछ और है, यहाँ पे आकार कुछ और हो जाएगा, लेकिन आयतन जब होगा तो आयतन तो इसका उतना ही होगा, अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा। ठीक है, वो तो मात्रा कम नहीं होगी इसकी, तो इसी वजह से, लेकिन आकार क्या हो जाएगा उसका चेंज हो जाता है। तो आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता द्रव में। अब गैस की बात करें, तीसरी जो गैस होती है गैस, अब गैस में भी क्या कह सकते हैं आप, जो गैस होती है ऐसी परिभाषा लिख लेंगे, गैस में ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है। अब आयतन की बात करें कि भाई गैस का आयतन, इसमें भरी हुई है गैस आपकी, ये गैस भरी हुई है। अब गैस को जब इसमें भरी हुई है तो इसका क्या है, आकार भी अलग है और आयतन भी अलग है, लेकिन अब इसको क्या कर देंगे हम, इतने बड़े पात्र में क्या कर देते हैं, भर देंगे। अब इतने बड़े पात्र में भर देंगे तो अब इसका आकार भी क्या हो जाएगा, ऐसे इतना ही बड़ा हो जाएगा, और इसका आयतन भी क्या हो जाएगा, वो भी बड़ा हो जाएगा। आयतन भी चेंज हो जाता है और आकार भी चेंज हो जाता है। तो इसी के कारण गैस का ना तो आकार निश्चित होता है न ही आयतन निश्चित होता है। ठीक है, इतनी सी बात आपको ये समझनी थी। तो ये क्लियर हो गया, सारी परिभाषा आप लिख लोगे। अब इनमें से एक चीज और बस आपको पढ़नी है इस क्लास में। देखो, इसको जो बनाना है बना सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपको जो बतानी है वो समझना है पूरे। देखो ध्यान से समझना है इसको भी। अब क्या होता है आपका, जैसे देखो जो पदार्थ होता है, पदार्थ की ये जो तीनों अवस्थाएं होती हैं ये एक दूसरे से क्या होती है, परिवर्तनशील होती है, ये एक दूसरे पर परिवर्तनशील होती है। जैसे आपका ठोस है, अब ठोस को क्या करते हैं हम, ठोस को जब हम गर्म करेंगे, अब हमने ठोस को गर्म कर दिया तो ये किस में चेंज हो जाएगा, द्रव में चेंज हो जाएगा। अब द्रव को जब और गर्म करेंगे हम तो ये किस में हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो परिवर्तनशील हुआ। अब क्या करते हैं, जब गैस को अब हम क्या कर देंगे, ठंडा कर दो, गैस को क्या करना शुरू कर दो, ठंडा, तो किस में बदल जाएगा, ये द्रव में बदल जाएगा। और द्रव को फिर ठंडा करना शुरू कर दो, किस में बदल जाएगा, ये फिर आपका ठोस में बदल जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे ठंडा करना इसको शुरू कर दिया और तो ये ठोस में बदल दिया। तो इस तरह से क्या होती है कि एक दूसरे के परिवर्तनशील होती है।
क्लियर है। तो यहाँ से आपका बदलना, ऐसे गर्म करोगे तो ऐसे चेंज हो जाएगा, फिर ठंडा करोगे तो फिर आपको वैसी स्थिति में आ जाएगा। तो ये एक परिवर्तनशील होते हैं एक दूसरे की अवस्थाओं पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा पढ़ना है और आगे की क्लास होगी, आगे की क्लास में हम करेंगे। आज यहीं तक करते हैं, इसको पूरी तरीके से समझना है, नोट्स बनाने हैं और ध्यान से इसको समझते चलना है। आपकी केमिस्ट्री है ये पूरी तरीके से हम कराएंगे, जितना भी आपको एग्जाम में जितना भी आता है आपका, इससे एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं मिलेगा। कोई सा भी एग्जाम आप दोगे, ठीक है, उसी एग्जाम में आपको ये मिलेंगे पूरे तरीके से, क्योंकि एक एक करके हम आपको कंप्लीट केमिस्ट्री कराएंगे। एक सीरियल वाइज कराएंगे, टॉपिक वाइज कराएंगे और क्रम वाइज कराएंगे, क्या क्या आपको किस आधार पर कराई जाती है। ओके, तो इतना आप करिए आज और नेक्स्ट हम कल करेंगे।